नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे और पहले हम अपने पुराने चैप्टर संघ और उसका संघ और राज्य लोक सेवा आयोग जो आपका चैप्टर चल रहा है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसमें रिस्ट्रिक्शंस बचे हुए हैं, प्रतिबंध बचे हुए हैं जो कि मुझे आपको आज की क्लास में बताने हैं। उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स जो कि आपकी बाकी हैं। उसके बाद फिर हम जो है आगे की चीजें देखेंगे। आपकी पॉलिटी क्लास ही मान के चलिए कि 2 से 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम लगने वाले हैं। उसके बाद आप पॉलिटी से फ्री हैं और पॉलिटी मैंने आपको ऐसी पढ़ा दी है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स में इसी पॉलिटी को पढ़कर रिवाइज कर अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपके रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, सीएचएसएल एसएससी हो, या फिर आपका क्या कहते हैं एसएससी में आपका दिल्ली पुलिस यूपी कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो या दिल्ली पुलिस एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी से ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपकी पहुंच से बाहर जाता होगा। ईमानदारी से अगर आप ऐसा कर रहे होंगे। रामेश्वर, गोपी, सेवक, रवीना, हरविलास, अजय, अवनीश, पिंटू, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और पहले हम अपना पुराना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। मैं एक बार आपको याद दिला देती हूं कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे संघ या राज्य लोक सेवा आयोग। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग, ये मैं आपको प्यारे बच्चों पढ़ा रही थी। इसमें मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। बस इनके मेंबर्स पे और इनके चेयरमैन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 319 मुझे आपको पढ़ाना है। लिखिएगा, यूनियन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा था। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि रिस्ट्रिक्शंस, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ध्यान से चीजों को सुनेंगे प्यारे बच्चों तो एक बार में ही चीजें समझ में आएंगी। लास्ट क्लास मैंने खत्म की थी कि कोई भी पर्सन अपनी जो उसकी पोस्ट है उस पर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब उस पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, वो दोबारा उस पद पर नहीं बैठ सकता है। आपको ध्यान रखना है, आपको चीजें मैंने बता दी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैम जी आपने राम राम नहीं कहा तो अब कह देती हूं अवनीश राम राम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करती हूं आर्टिकल 319 की, अगर मैं आपसे बात करती हूं प्रतिषेध यानी कि आपसे अगर हम बात करते हैं प्रतिबंध की यानी कि रिस्ट्रिक्शंस की, तो रिस्ट्रिक्शन में आपको मैं दोनों के रिस्ट्रिक्शंस बताऊंगी, दोनों पर प्रतिबंध बनाऊंगी। दोनों का मतलब है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पहले प्यारे बच्चों हम इनकी बात करेंगे, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की। जिससे पहले हिंदी मीडियम वाला बच्चा पूछे तो संघ लोक सेवा आयोग। प्यारे बच्चों, अगर किसी कारण से आपकी क्लासेस पेंडिंग हो गई हैं, आप नहीं देख पाए हैं, तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज आप सारी चीजों को देखिएगा, सारी क्लासेस को देखिएगा। आपको अभी जो है बीच में आपने जो है बहुत किया कि मैम बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, बहुत डीप हो गई, लेकिन अब आपको फ़ायदा कब मिलेगा? जब आप इस पॉलिटी को देखोगे कि इसी पॉलिटी से आपके बहुत सारे एग्जाम्स की जो है तैयारी हो रही है, तो आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। कोई भी चीज़ पढ़ो एक बार ऐसी पढ़ लो कि हमें दोबारा बस उसमें क्या करना पड़े, कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़े, कि अगर कुछ नया आया है तो उसको ऐड करना पड़े, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेटा। आईएएस अधिकारी मेंबर्स जो होते हैं और चेयरमैन होते हैं वो सिविल सर्वेंट ही ज्यादातर इसमें होते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो देखो यूपीएससी की अगर हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की, तो पहले हम इसके चेयरमैन की बात करेंगे कि इसके चेयरमैन, या हम कह सकते हैं कि इसके अध्यक्ष। ठीक है, चेयरमैन या अध्यक्ष की प्यारे बच्चों हम बात करेंगे। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ चेयरमैन या अध्यक्ष के बारे में, तो चेयरमैन और अध्यक्ष पर क्या प्रतिबंध होता है? इस पर सीधा प्रतिबंध होता है कि आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चेयरमैन या अध्यक्ष की जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो लिखिएगा भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, ठीक है, या और राज्य सरकार, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, अंडर, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, ठीक है, अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा, किसी भी पद को धारण नहीं करेगा, किसी भी पद को धारण, किसी भी पद को धारण, डू नॉट होल्ड एनी पोस्ट, किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। डू नॉट होल्ड एनी पोस्ट अंडर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, कि इसे किसी भी पद को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैम जब आईएएस ये बनाते हैं तो इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? अल्पा मौर्य जी इनके अध्यक्ष जैसे आईएएस इन्होंने बना दिए। ठीक है, तो जो चेयरमैन या मेंबर के पद पे बैठा है उसमें भी ज्यादातर आपके आईएएस या आईपीएस रैंक के ऑफिसर जो कि सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, इसमें चेयरमैन और मेंबर बनते हैं। तो आप कह रही हैं कि आईएएस जब ये बना रहे हैं, तो आईएएस जब ये बना रहे हैं तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जैसे मान लो अभी एक नया आईएएस बना, तो वो किसने बनाया? जो पहले आईएएस बन के पहले काम कर चुका है और उसे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, तब जाकर वो इसका चेयरमैन बनता है और फिर वो नए आईएएस के लिए यहां पर जो है यहां पर काम करता है। मैम पॉलिटी का कंबाइंड पीडीएफ से सिलेबस कवर हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, तो यहां पे चेयरमैन को क्या करना है कि किसी भी पद पर धारण, किसी भी पद को धारण नहीं करना है, ये दोबारा उस पोस्ट को होल्ड नहीं करेगा और साथ साथ और भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो आपके इंडियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता हो, उसके अधीन हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए फुल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप कोई काम रिटायर के होने के बाद नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ यूपीएससी की। किसकी बात करेंगे? मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के सदस्य। क्या लिखेंगे? यूपीएससी के सदस्य, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उन पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो देखिएगा जरा। इन पर सबसे पहले ये बोला जाता है, पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, इनको बोला जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, या राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, या राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष लिख दीजिएगा पहले। यूपीएससी
और एसपीएससी के अध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं। ये आपके यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं। केवल अध्यक्ष बन सकते हैं यूपीएससी मेंबर, या तो वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने या फिर आपको ध्यान रखना है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी कि चेयरमैन यहां पर बनना चाहिए। चेयरमैन, अभी फैक्ट्स बता दूंगी, थोड़ा पेशेंस रखो। चेयरमैन होने चाहिए। अगर आप मुझसे बोलो कि या क्या ये लोग यूपीएससी में दोबारा मेंबर बन सकते हैं, तो यूपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते। एसपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, तो मैं कहूंगी कि एसपीएससी में भी मेंबर नहीं बन सकते। इन्हें केवल अध्यक्ष का पद धारण करने की जो है परमिशन होगी, और कोई पद ये धारण नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक बच्चा लगातार एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है और उसका आंसर मैं आपको आर्टिकल 1 में दे चुकी हूं। किसी चीज का नाम जब बदल नहीं सकता तो भारत सरकार हिंदी और इंडियन गवर्नमेंट इंग्लिश में क्यों बोला जाता है? क्योंकि सूरज सिंह जी, आपके भारत देश के लिए आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। आपके प्रश्न का उत्तर आपकी ही नोटबुक में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है और आप लगातार एक ही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगा, देखो बेटा, जब हम एक ही चीज को 2 नाम दे रहे हैं, इसका मतलब कि संविधान में उसका प्रयोग है, इसलिए हम दे रहे हैं। इसे आप क्या कह रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार, क्योंकि हम भारत या इंडिया 2 नामों से भारत को संबोधित करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान भी उन्हीं को यहां संबोधित करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए भी लिखेगा, एक और रिस्ट्रिक्शन है इन पर। भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। के अधीन कोई पद, भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे, कोई पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इनके लिए भी ये सब में कॉमन रहेगा। ये गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर सकते, साथ साथ ये यूपीएससी के मेंबर दोबारा नहीं बन सकते, क्योंकि यूपीएससी के मेंबरशिप से ही रिटायर हुए हैं। और एसपीएससी के मेंबर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि यूपीएससी के मेंबर के नीचे आते हैं एसपीएससी के मेंबर्स। तो ये केवल चेयरमैन बन सकते हैं, या तो ये राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने या फिर ये संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने। प्यारे बच्चे, केवल चेयरमैन बन सकते। अब हम बात करते हैं एसपीएससी के चेयरमैन की। अब आप उनकी बात करेंगे तो हेडिंग क्या देंगे? हम लोग देंगे चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, चेयरमैन ऑफ एसपीएससी। ठीक है, एसपीएससी के अध्यक्ष, एसपीएससी के अध्यक्ष। और आपको मैं बता दूं, एक बार मैं चेक करूं कि क्या मैंने आर्टिकल लिख दिया है या मैं भूल गई हूं। यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 319। ठीक, अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये आपके एसपीएससी के जो चेयरमैन हैं, आपको ध्यान रखना है कि पहले ये क्या क्या बन सकते हैं। तो मैम, ये यूपीएस चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बन सकते हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर सकते हैं। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी लिखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष। प्यारे बच्चे, इस पद को धारण करने का इनको अधिकार होता है। ये यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। जिस पे मैं यस कर रही हूं वो बन सकते हैं, जिस पे मैं क्रॉस कर रही हूं वो नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रिपीट हो गया है प्यारे बच्चे? अल्पा मौर्य जी, क्या रिपीट हो गया है? कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है।
ठीक, देखिएगा यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो और क्या कर सकते हैं, ये यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या आपको मैं बता दूं यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, लिखिएगा यूपीएससी के चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी बन सकते हैं, मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के सदस्य का पद धारण कर सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य ये बन सकते हैं, या आप लिख सकते हो किसी अन्य राज्य के, किसी अन्य राज्य के, किसी अन्य राज्य के, किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग, किसी अन्य राज्य के, ठीक है, किसी अन्य राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, आयोग के अध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं, के अध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं, के अध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं। यानी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ये सेम पोस्ट पर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, यानी कि अब क्या नहीं बन सकते, ये क्या क्या नहीं बन सकते हैं, चेयरमैन ऑफ एसपीएससी जो हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं। अब मान लो कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपी के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर काम कर लिया है, तो वो यूपी के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं बन सकते, लेकिन एमपी के बन सकते हैं, बिहार के बन सकते हैं। मतलब जिस राज्य में ये सेवाएं दे चुके हैं उस राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में ये सेवाएं दे सकते हैं, तो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद धारण कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते वो भी लिखिएगा। आप लिखेंगे आपके क्या नहीं बन सकते, ये मेंबर ऑफ एसपीएससी, मेंबर ऑफ एसपीएससी ये नहीं बन सकते। फिर से लिखेंगे भारत या राज्य सरकार के अधीन, भारत या राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। अब पहले मैं आपको एक और बता देती हूं और एक बार आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। तो ये दोनों काम ये नहीं कर सकते। अब लास्ट कौन बचा, मेंबर ऑफ एसपीएससी, कौन बचे हैं, मेंबर ऑफ या मेंबर्स, मेंबर ऑफ एसपीएससी, एसपीएससी के सदस्य, एसपीएससी के सदस्य, इनको पहले लिखो कि क्या क्या ये कर सकते हैं। तो जब ये मेंबर हैं तो ये क्या बन सकते हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बन सकते हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, ये बन सकते हैं दोनों में से चेयरमैन, या ये बन सकते हैं मेंबर ऑफ यूपीएससी, मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य, ठीक है। चेयरमैन की हिंदी होती है अध्यक्ष, तो एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर्स बन सकते हैं। ये सब इनको करने का अधिकार है, ठीक है, ये बन सकते हैं। उसके प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि और क्या नहीं कर सकते ये, और क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बता दिया। अब क्या नहीं कर सकते, लिखिएगा मेंबर ऑफ एसपीएससी, मेंबर ऑफ एसपीएससी, ठीक है, यानी कि एसपीएससी के सदस्य कभी नहीं बन सकते क्योंकि उसी के सदस्य के पद से रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद फिर लिखना है भारत या राज्य सरकार के अधीन, भारत या राज्य सरकार के अधीन, सरकार के अधीन
कोई भी पद धारण नहीं कर सकते के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपके ये काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगी? तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी पे। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को कहा गया कि आप कोई काम नहीं करेंगे ना। आप भाई चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो सबसे ऊपर है। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि कोई व्यक्ति अपने नीचे के पद को धारण नहीं करेगा, उसके ऊपर जरूर जाना चाहेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, तो ये यूपीएससी के मेंबर नहीं बनेंगे और एसपीएससी के तो बिल्कुल नहीं बनेंगे क्योंकि उसके नीचे आता है। लेकिन ये क्या बन सकते हैं? यूपीएससी या एसपीएससी के चेयरमैन का पद धारण कर सकते हैं। फिर चेयरमैन ऑफ एसपीएससी यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते? एसपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते। और आपको मैं बता दूं कि किसी राज्य या भारत सरकार के भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जिस राज्य में सेवाएं दे चुके हैं उस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में अध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं। आप एक ही बात को रिपीट करके लिखते हैं, तो एक ही बात बोली जा रही है, तो मैं क्या कर सकती हूं? ये सब में कॉमन है तो मुझे बताना पड़ेगा। राहुल कुमार जी, मैं आपको ये लाइन क्यों नहीं लिखवाऊं? क्योंकि ये लाइन तो सब में आएगी, तो ये तो मुझे लिखवाना ही पड़ेगा। दो बार कहां लिखवा रही हूं बेटा जी? ये लाइन सब पर इंप्लीमेंट होगी, ये सब पर इंप्लीमेंट होगी, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन तो सब पे इंप्लीमेंट होगी, तो ये आपको लिखना है। लिखिए फटाफट। उम्र पूरी होने के बाद ही तो उनका रिटायरमेंट होता है, तो फिर ये कैसे संभव है? जरूरी नहीं है कि उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट हो। मैंने दो चीजें बताई हैं कि या तो वर्ष के आधार पर रिटायर होंगे या उम्र पूरी होने पर। अगर उम्र पूरी हो गई है प्यारे बच्चे, तो उम्र अगर पूरी हो गई है तो आपको ध्यान रखना है कि उम्र पूरी होने के बाद तो फिर वो बन ही नहीं सकते अगर वो यूपीएससी के मेंबर हैं। तो मान लो यूपीएससी का कोई मेंबर 65 साल पे रिटायर हुआ है, तो जाहिर सी बात है एसपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता क्योंकि उनकी आयु 62 वर्ष होती है। लेकिन अगर वो सालों के हिसाब से रिटायर हुआ है और उसकी अभी उम्र 62 वर्ष या 65 वर्ष पूरी नहीं हुई है, मान लो मैं ये कहना चाहती हूं, ध्यान से सुनना, आप जो है कंफ्यूज हो गए हैं और कुछ नहीं, सिंपल भाषा में लिखवाया है, इससे सिंपल भाषा नहीं है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी और एक व्यक्ति है डी। अब मेरी बात को सुनना और बीच में कमेंट मत करना बिल्कुल भी। देखो, एक ही अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं, तो इनसे कहा जा रहा है कि आप कोई काम नहीं करेंगे, आप कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन का ना, अरे भैया अभी बता रही हूं फैक्ट, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रख ले करो। बिल्कुल तुम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मैं एक चीज पढ़ाती हूं, तुम आगे भागना शुरू कर देते हो। पहले वो तो समझ लो जो तुम्हारे प्रश्न हैं। स्लाइड अभी लगा रही हूं अल्पा, थोड़ा सा समझ लो फिर आप लिखना, मैं लिखने का टाइम दूंगी, पहले समझ तो लो। अब ये जो बी हैं ये कौन है? ये यूपीएससी के सदस्य हैं, यूपीएससी के सदस्य। अगर ये सदस्य हैं, ठीक है, तो सदस्य को बोला जा रहा है कि भैया अगर आप 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु या फिर क्या होता है 6 वर्ष, ये इनकी रिटायरमेंट एज होती है कि या तो ये पहले पूरा हो या ये पहले पूरा हो। अगर इनकी एज पहले पूरी हो जाएगी और आपके 65 साल के ये रिटायर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 65 साल बाद फिर ये किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। ना तो ये यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, ना ही फिर ये आपके एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, ना ही आपके कोई और पद धारण कर सकते हो, क्योंकि 65 वर्ष की आयु पर रिटायर हो रहे हैं। मैम जी आप शुरू में कितना अच्छा पढ़ाते थे, अब क्या हो गया है? अब बेटा
मैं तो वैसे ही पढ़ा रही हूं, लेकिन आपकी जो समझ है आप नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस ये दिख रहा है कि आप आप जो है से रिपीट कर रही हो, कहीं पे कोई भी चीज रिपीट नहीं है। ये जो लाइन है ये एसपीएससी और यूपीएससी के सभी मेंबर्स और चेयरमैन पर इंप्लीमेंट होती है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सेवक कुमार जी, आपने कमेंट लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो कह रही हूं उसको भी समझ लीजिए। अगर आप समझ लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल, ये जो स्लाइड ऐड करी है मैंने, ये इसलिए ऐड करी है ताकि मैं बच्चों को समझा सकूं कि यूपीएससी का अध्यक्ष तो कोई पद धारण कर ही नहीं सकता। अब आपका एक क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, क्यों? अगर ये 62 साल का ही रिटायर हो गया हो तो मैम इसकी तो उम्र पूरी नहीं हुई, तो ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन का पद इन सब में सबसे बड़ा पद है। अब वो उससे ऊपर के पद पर जा सकता है, नीचे के पद पे नहीं आ सकता। अगर वो यूपीएससी का चेयरमैन 62 साल का बन के रिटायर हो गया है तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन के रिटायर हुआ है, ये देखना पड़ेगा। उसके नीचे पद पे थोड़ी जाएगा, वो यूपीएससी का मेंबर थोड़ी बनेगा, या एसपीएससी का चेयरमैन थोड़ी बनेगा, या एसपीएससी का मेंबर थोड़ी बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यूपीएससी के मेंबर पे आ जाओ। मेंबर में हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूपीएससी का एक मेंबर है और अगर मैं इसको बात करूं तो ये कब रिटायर हुआ है, चलो पहले इनके ही समझो। ये रिटायर, एक मेंबर ए बी रिटायर हुआ है 65 वर्ष की आयु। इसकी किस बेस पर रिटायरमेंट हुई है? 65 वर्ष की आयु पर। लेकिन एक दूसरा सदस्य है सी, जो कि यूपीएससी का ही मेंबर है और ये रिटायर हुआ है किस बेस पर? ईयर्स के बेस। 8 साल है। अब यहां पे ये वाला जो सदस्य है ये आपका क्या नहीं बन सकता? ये आपका एसपीएससी का चेयरमैन कहेंगे कि मैम नहीं बन सकता, क्योंकि एसपीएससी के चेयरमैन की आयु 62 होती है मैक्सिमम। आप कहेंगे कि ये एसपीएससी का जो है एसपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता। आप कहेंगे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि क्या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है? तो बेटा यूपीएससी का चेयरमैन भी नहीं बन सकता, क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन की आयु भी 65 वर्ष मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर ये दूसरा वाला सदस्य है और ये 60 साल का है तो मैम ये एसपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है और मैम ये यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, क्योंकि अगर एसपीएससी का चेयरमैन बनेगा तो 62 साल है और यूपीएससी का बनेगा तो 65 साल है। इतनी सिंपल बात आपको समझ में नहीं आ रही है, इतनी साधारण शब्दों में मैंने लिखा हुआ है। मैम जी, जो वो यूपीएससी वाला चाहे तो 62 वर्ष से रिटायर कर सकता है, लेकिन आगे पूरी हो जाए तब। मैं समझी नहीं धीरज, आपके हर प्रश्न का उत्तर बोर्ड पे है। 2 एग्जाम्पल मैंने मेंबर के लिए लिए हैं कि अगर 65 साल पे मेंबर रिटायर हो रहा है तो फिर वो ना तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है और ना ही एसपीएससी का। और अगर मैं बोल रही हूं कि किसी की उम्र 60 वर्ष है और वो 60 वर्ष पे यूपीएससी के मेंबर से रिटायर हुआ है तो यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है और एसपीएससी का भी चेयरमैन बन सकता है। लेकिन ये कभी भी एसपीएससी का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि यूपीएससी के मेंबर एसपीएससी के मेंबर से ऊपर होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नीचे के पद को धारण नहीं करेगा। समझ आया? यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं कि एसपीएससी के चेयरमैन की, कि इनको क्या क्या चीजें होती हैं, इन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और क्या क्या प्रतिबंध होते हैं। तो एसपीएससी के चेयरमैन की प्यारे बच्चे जब हम बात करते हैं तो इनकी मैंने आपको क्या बताई है? 62 वर्ष की आयु, रिटायरमेंट एज 62 वर्ष की आयु, या फिर क्या बताई है? या बताई है 6 वर्ष। तो अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष पे रिटायर हो रहा है और वो एसपीएससी का चेयरमैन है तो प्यारे बच्चे ये क्या क्या बन सकता है? यूपीएससी का चेयरमैन बनने का इसका अधिकार है, यूपीएससी का मेंबर बनने का इसका अधिकार है। ये अधिकार तब है जब ये 62 वर्ष की आयु पर या 6 साल पर रिटायर हो रहा है।
अब समझ आ गया? अब आपका सबका कमेंट आ रहा है कि मैम अब समझ में आ गया। अगर ये व्यक्ति, आप मुझसे कहने लगे कि क्या अगर ये 62 वर्ष की, अगर ये आयु के आधार पर रिटायर हो रहा है, तो आपने क्या बताया कि ये बन सकता है और ये बन सकता है, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी क्या नहीं बन सकता, कभी भी अगर ये 62 वर्ष पे रिटायर हो रहा है तो ये दोबारा से राज्य की सेवाओं में नहीं जा सकता। जैसे मैंने यहां लिखवाया है, ये वाला पॉइंट बेटा कब इंप्लीमेंट होगा? जब व्यक्ति 62 वर्ष से कम आयु का होगा और वो रिटायर हो गया होगा, यानी वो एज के बेस पर नहीं, ईयर्स के बेस पर रिटायर हुआ होगा, तब ऐसा होगा। दोनों चीजें लिखवाई हैं मैंने आपसे। जीआरपीएफ की तैयारी इससे हो जाएगी, ये पॉलिटी ऐसी पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है। आप जो है एकदम होपलेस हो जाते हैं। उसके बाद एसपीएससी के चेयरमैन की बात हो गई, ऐसे ही एसपीएससी का मेंबर है। अब एसपीएससी का मेंबर तो सबसे छोटा होता है, तो यूपीएससी चेयरमैन बन सकता है, एसपीएससी चेयरमैन बन सकता है अगर वो उम्र के आधार पर रिटायर नहीं हुआ है तो। बेटा रिटायरमेंट एज को भूलो मत कि वहां वर्ष और उम्र दोनों लिखी हुई हैं, जो पहले कंप्लीट होगा उसके बेस पर रिटायर होगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई 62 साल का है तो वो ना तो चेयरमैन बन सकता है और ना ही मेंबर एसपीएससी का, कुछ नहीं बन सकता। मैम चेयरमैन से मेंबर क्यों बनेगा? चेयरमैन से मेंबर कहां बना रहे हो? अरे यूपीएससी का मेंबर भैया चेयरमैन से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। रवीना चौहान, यूपीएससी बड़ी होती है एसपीएससी से, तो क्यों नहीं बनेगा एसपीएससी का चेयरमैन यूपीएससी का मेंबर? क्यों नहीं बनेगा? आप बताइए, कारण दीजिए कि मैम इसलिए नहीं बनेगा। भैया चेयरमैन का पद, एसपीएससी के चेयरमैन का पद और यूपीएससी के मेंबर का पद बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि उससे बड़ा होता है, यूपीएससी उससे बड़ी होती है। यूपीएससी संघ में रहती है और एसपीएससी स्टेट में रहता है। अब आप ये वाली बात कर रहे हैं कि कोई सीएम पीएम क्यों बनना चाहेगा? अरे जाहिर सी बात है बनना चाहेगा, क्योंकि सीएम से बड़ा होता है पीएम। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये अपने से छोटे पद पर नहीं जाएंगे, या तो अपने पद पर, ये जो है उससे ऊपर के पद पे हमेशा जाएंगे। मैम एसपीएससी मेंबर क्या दोबारा किसी दूसरे? नहीं, मेंबर नहीं बन सकते, चेयरमैन बन सकता है, मेंबर कभी नहीं बन सकते। अब मेंबर या तो चेयरमैन बनेगा या यूपीएससी का मेंबर बनेगा। यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, एसपीएससी का नहीं। मैंने कहां लिखवाया है मेंबर में? ये एसपीएससी के आपके सदस्य हो गए और उसके बाद में मैंने आपको लिखवाया है, एक मिनट, ये तो रहे एसपीएससी के मेयर कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ एसपीएससी या फिर आपका मेंबर ऑफ यूपीएससी। मैंने कहीं नहीं लिखवाया कि ये दोबारा से मेंबर ऑफ एसपीएससी बन सकते हैं। मैंने तो क्रॉस लगाया उसके सामने कि नहीं बन सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे आप थम्स अप करके ये बता दो कि क्या आपको चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्हें अपनी कमी नहीं दिखेगी, उन्हें बस मेरी ही कमी दिखेगी। बताइए जल्दी से, थम्स अप दे दीजिए मुझे कि समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हमेशा वही करेंगे, उनको उनका काम है सिर्फ क्रिटिसाइज करना चीजों को। इससे साधारण शब्दों में आप बताइए, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है। ये रही एग्जाम्पल, ये कार्यकाल होता है बेटा, ये कार्यकाल होता है, और इनका भी कि आपका 65 वर्ष या 6 वर्ष ये होता है। 65 साल हाईएस्ट एज है सेंटर में, और स्टेट में क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेट में आपकी जो मिनिमम एज है वो 62 वर्ष है और 6 वर्ष कार्यकाल है दोनों जगह। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चे के अलावा सभी का पॉजिटिव आया है। ठीक है, उन्हें अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आया, और वो बता भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर यहां पे ये चीजें हैं। अब आपको देखना है यहां पर, मैम सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? मोनू चौहान जी आते ही क्लास में बताया है कि 3 से 4 क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहां पर, अब मैं आपको यहां पे क्या बताने वाली हूं? अब मैं बताने वाली हूं अनुसूचियां। अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स। और अब प्लीज आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है? शेड्यूल्स, अनुसूचियां।
जब हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो एक प्रश्न पूछा जाता है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या यानी कि आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेड्यूल्स, प्लीज लिखिएगा, नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, number of schedules in original constitution। मूल संविधान में फैक्ट बताऊंगी बेटा, बताऊंगी फैक्ट भी लिखवाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी अंकित कुमार जी, सब लिखवाऊंगी, फैक्ट्स भी लिखवाऊंगी। अनुसूचियां पढ़ाने दीजिए क्योंकि फिर फैक्ट लिखवाना आसान हो जाएगा। मैम मैंने आज से ही क्लास शुरू किया है, पीछे की क्लास बहुत सारी हो चुकी है मनराज, अब तो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, फैक्ट्स लिखवाऊंगी लेकिन अभी नहीं। तो आपका आ चुका है कि 8 होती हैं, कितनी होती हैं? 8। यूपीएससी एसपीएससी हो गया, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक, आगे देखिएगा। गौतम कुमार कह रहे हैं मैम यदि पीपल का एज 60 साल है तो वो चेयरमैन बन गया है तो वो क्या 2 ईयर में रिटायर हो जाएगा? जी हाँ, 2 साल में रिटायर हो जाएगा क्योंकि उसकी 62 साल उम्र पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी थी? 8। लेकिन अगर यही प्रश्न हमसे कोई पूछे, यहां लिख देती हूं 8, अगर यही प्रश्न हमसे पूछे कि वर्तमान में कितनी है, इन प्रेजेंट कितनी है, तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं 8 और 12, तो 8 वहां हो गई और वर्तमान में 12 हो गई। ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहां पर आता है। तो संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12, जिसमें से मैं पहली अनुसूची पढ़ाऊंगी और आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। लिखिएगा प्रथम अनुसूची खत्म कराकर वहीं पे आपके फैक्ट की एक लिस्ट बनवा दूंगी, जिसमें आपके फैक्ट्स को ऐड करा दूंगी। और लास्ट में आपका 2 चैप्टर्स बढ़ते हैं, नीति आयोग, योजना आयोग और आपकी राजभाषा। इसके बाद कोई टॉपिक आपका नहीं बचता है संविधान में। ठीक है, देखिएगा यहां तो प्रथम अनुसूची यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल। अब मैं फर्स्ट सेकंड लिखूंगी, केवल बार बार ऐसे नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट, इसमें कहा गया है आपके भारत देश के बारे में कि हमारा जो भारत देश है इसमें क्या होगा, इसमें कहा गया है कि 28 राज्य शामिल होंगे, 28 स्टेट्स शामिल हैं और मैम 8 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अन्य ऐसे भागों को शामिल किया जाएगा, अन्य ऐसे भाग भी शामिल होंगे जिन पर भारत सरकार ठीक है, अन्य ऐसे भाग भी शामिल होंगे, ठीक है, जिन पर भारत सरकार का अधिकार हो जाए, जिन पर भारत सरकार का अधिकार हो जाए। मान लो कल जाकर आपकी इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के किसी हिस्से को अपने कंट्रोल में कर ले, किसी हिस्से को किसमें कर ले? कंट्रोल में कर ले। अच्छा, आपका एक आर्टिकल रह गया है यूपीएससी में, सॉरी, हाँ देखो पहले उसको लिख लो, सॉरी
319, ये बीच में आपने ये कर दिया तो फिर मैं उसको भूल गई, कोई बात नहीं, यहीं पे एक स्लाइड ऐड करके पहले मैं इसको लिखवा देती हूँ, रिपोर्ट रह गई है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 320, इसमें क्या है, यूपीएससी की रिपोर्ट, इसी में बात करेंगे, और एसपीएससी की रिपोर्ट। इस मामले में ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 320, सॉरी 2 आर्टिकल्स हैं, पहले लिखो आर्टिकल 323, फिर लिखवा दूंगी 320। 323 रिपोर्ट की जब हम यूपीएससी में बात करेंगे, यूपीएससी, तो ये रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति को आर्टिकल 323 में, और यहां रिपोर्ट देंगे राज्यपाल को। आगे लिखेगा राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। सीधा सीधा फैक्ट है कि रिपोर्ट किसको देगा यूपीएससी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां देंगे, पार्लियामेंट में। अब आ जाते हैं राज्यपाल पर। आगे राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं, विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि आखिर रिपोर्ट्स में क्या होता है, ऐसी क्या रिपोर्ट देते हैं ये तो एग्जाम कराते हैं, तो फिर रिपोर्ट कहां से आ गई। तो बेटा रिपोर्ट में ये लिखा है, हाँ आर्टिकल छूट गया है, करवा रही हूं मैं, वो बीच में बातें हो गई ना, तो दिमाग से वो आर्टिकल 320 और 323 निकल ही गया। तो इसकी रिपोर्ट में होता है, जैसे मान लो ये खुद के आयोग होते हैं, तो इन आयोगों में क्या होता है कि इन्हें मान लो एग्जाम में कोई चेंज करना है, कोई उम्र घटानी है या उम्र बढ़ानी है, तो इसके लिए ये उस पर रिपोर्ट बनाते हैं, और उस रिपोर्ट में जो चेंजेस करके देते हैं कि अब हमें अपने एग्जाम में, जैसे पहले आपका यूपीएससी का सिलेबस अलग था, आज के टाइम पे अलग है, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये परिवर्तन कौन करता है, अगर यूपीएससी जो यूपीएससी सेवाएं देती है या जिनके लिए यूपीएससी पेपर एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उनके लिए यूपीएससी चेंज करती है। और जहां पे राज्य की सेवाओं की बात करें तो वहां पे राज्य लोक सेवा आयोग वहां पर चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करके ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इस पर फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। फाइनल डिसीजन कौन देता है, संसद देती है, सेंटर की यानी कि यूपीएससी की रिपोर्ट पर। और एसपीएससी की रिपोर्ट पर कौन देगा, विधानमंडल। विधानमंडल को क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि यूपीएससी के, आपका जो यूपीएससी है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को, आर्टिकल 323 में। एसपीएससी की रिपोर्ट किसको देता है, आर्टिकल 323 के अकॉर्डिंग राज्यपाल को। और लास्ट आर्टिकल इसका लिखिएगा, जो कि मैं लिखवा रही थी आपको, आर्टिकल 320 लिखिएगा। आर्टिकल 320 में इनके कार्य हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। आर्टिकल 320 यूपीएससी लिखिएगा, यूपीएससी संघ की सेवाओं यानी कि सर्विसेज ऑफ यूनियन, संघ की सेवाओं, और एसपीएससी राज्य की सेवाओं यानी कि सर्विसेज ऑफ स्टेट्स, सेवाओं में नियुक्ति के लिए फॉर अपॉइंटमेंट
नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन परीक्षाओं का संचालन परीक्षाओं का संचालन कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन करेगा। बस मैंने बोला था ना, एग्जाम कराना इसका काम होता है। तो ये किसका काम है? इन दोनों का काम है, राज्य और लोक वो जो संघ सेवाओं के लिए एग्जाम्स का संचालन करना, एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, ताकि एग्जाम हो और उन पदों को भरा जा सके। ठीक है, ये इसका काम होता है। रिपोर्ट इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ अपनी अनुसूचियों पर। तो पहली अनुसूची एक बार समझा देती हूं। पहली अनुसूची में कह रहा है कि ये आपका भारत देश है और इस भारत देश के अंदर अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और इस भारत देश के अंदर कितने? 8 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनसे मिलकर हमारा प्यारा भारत बना है। लेकिन आगे चलकर प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार कल जाकर किसी अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर ले, अन्य क्षेत्र या भाग पर। ठीक है, और अगर उसने कब्जा कर लिया तो वो अधिकार वाला क्षेत्र भी किसमें शामिल हो जाएगा? भारत में। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट शेड्यूल मैम भारत को डिफाइन कर रहा है। ये फर्स्ट शेड्यूल बता रहा है कि हमारा भारत देश का निर्माण कैसे हुआ है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की। तो बताइए प्यारे बच्चों, सेकंड शेड्यूल में क्या है? अब आपको क्या हुआ कि ये इतना बड़ा भारत देश है कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनको संभालने के लिए हमें ऑफिसर्स चाहिए, हमें अधिकारी चाहिए जो काम करें। ठीक है, क्या करें? जो काम करें। अब ये काम करें तो काम फ्री में तो करेंगे नहीं, इन्हें पैसा भी चाहिए। तो इसमें क्या है? लिखिएगा वेतन है। इसमें सैलरी दी गई है। अब ये सैलरी किस किस की दी गई है? वेतन किसका है? तो प्यारे बच्चे, संवैधानिक अधिकारियों का। संवैधानिक अधिकारियों का इसमें वेतन है। संवैधानिक अधिकारी, इसमें किसकी सैलरी है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, संवैधानिक अधिकारियों, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन की बात है, यानी कि इनको दिए जाने वाला वेतन। मैम प्लीज बता दीजिए ना, फाउंडेशन बैच कहाँ से लें? पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन बैच। पॉलिटिकल साइंस का कोई स्पेशल फाउंडेशन बैच नहीं है गोल्डन कुमार जी। प्लीज पढ़ाई पे फोकस कर लिया करो पढ़ाने के टाइम, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। फिर आप बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कैसे आएगा अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे? तो इसमें क्या है? वेतन। सिर्फ इतना याद रखो, वेतन। अब क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है, तो किस किस का वेतन? तो लिखिएगा राष्ट्रपति का वेतन इसमें है। प्रेसिडेंट को जो वेतन दिया जाता है वो इसमें दिया गया है। दूसरा, राज्यपाल यानी कि गवर्नर का वेतन, गवर्नर। तीसरा, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का वेतन।
ठीक है, इनका भी है। तो लिखिएगा चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इनका वेतन। उसके बाद प्यारे बच्चों और किसका वेतन, तो लिखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, लिखिएगा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का वेतन, विधानसभा के सभापति तथा उपसभापति, ठीक है, लिख दीजिए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, आगे नेक्स्ट, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। आप इनको नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्यारे बच्चे। याद केवल करना है वेतन, लेकिन फिर मैम आप ये क्यों बता रही हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस किस का वेतन इसमें है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट दो लिखिएगा, दो लोगों का और है इसमें, लिखिएगा, ठीक है, दो लोगों का और का किसका है लिखना प्यारे बच्चों। यहां पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, जजेस ऑफ सुप्रीम और हाई कोर्ट, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। और लास्ट लिखिएगा प्यारे बच्चों कैग, लास्ट लिखिएगा कैग, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक लिखना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सब की सैलरी किस में दी गई है मैम, अनुसूची 2 में। ये सब की सैलरी है
और बाकी की अनुसूची पढ़ाऊंगी मैं आपको। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको क्या 2 सैलरी मिलती है? नहीं सूरज सिंह, 1 सैलरी मिलती है। मैंने वाइस प्रेसिडेंट कहीं नहीं लिखा है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के नाम से कोई काम नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी भी उन्हें नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम को जो सैलरी मिलती है प्यारे बच्चे, वो किसके रूप में मिलती है? आपके एमपी के रूप में मिलती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी मिलती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो, एक तरफ लिख दो एमपीज और एमएलएज और एमएलसी, उनको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स आएंगे, इसमें कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं। सरकार के जो अधिकारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिसर्स हैं, जिनके बारे में संविधान में प्रावधान है, उनकी सैलरी इसमें आती है। और आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में अनुसूचियां कंप्लीट कराऊंगी, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन के फैक्ट लिखवाऊंगी, और उसके बाद आगे चलूंगी नीति आयोग और योजना आयोग पर, और लास्ट चैप्टर होगा राजभाषा। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।